नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक विशेष शो जो हमने आपसे वादा किया था कि नागपुर को लेकर के एक शो हम आएंगे, दरअसल वही लेकर के आए हैं। और ये सिर्फ नागपुर को लेकर के नहीं है। नागपुर एक मॉडल है, जैसे गुजरात मॉडल था, जैसे संभल मॉडल था, वैसे ही नागपुर एक मॉडल है। इस मॉडल के पीछे कौन लोग हैं, ये समझने के लिए फिर एक बार वो लाइन में रिपीट करूंगा जिस पे एक दर्शक ने पूछा था कि तारीख आप बताइए कि कब नीरो बंसी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, लेकिन वहां पर यह था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। अब हम उस दौर में हैं जहां पर नीरो रोम को आग लगाता है और फिर बंसी बजाता है। शब्द कठोर होंगे, सरकार सत्ताधीश आजाद हैं, जो भी उनको कार्रवाई करनी हो करें। आज नाम के साथ बेनकाब करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से कितना किसको प्यार है, कितना सम्मान कौन करता है, उन चेहरों को सामने लाएंगे। ये बजरंग दल और विहिप वाले कितने दोगले हैं, दो गले हैं, वो आज हम प्रमाणित करेंगे, प्रमाणित करेंगे। कोई हिंदू स्वाभिमान, कोई सनातन की चेतना इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल इकोसिस्टम के टट्टू हैं, टट्टू, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। टट्टू हैं ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के। कुछ नेताओं के ऐसे चंपट चेले हैं कि जिनको ड्यूटी पर लगा दिया जाए तो अपना भी घर फूंक देंगे। भाव को चर्चा में जोड़िए, एक एक तथ्य हम लाएंगे। स्वागत है भाव। महाराष्ट्र का विषय है, हालांकि देश के हर विषय पर हम लोग आते हैं। महाराष्ट्र और मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उसमें एक मराठा अशोक वानखेड़े भाऊ, आज उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या है मराठा स्वाभिमान, क्या है छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ और संभाजी महाराज का इतिहास, वो गौरवशाली इतिहास। और औरंगजेब से जो है, औरंगजेब के नाम पर तमाशा करने वाले तमाशबीन, इन दोगलों का असली चेहरा क्या है। शुरुआत में करता हूं एक ऐसे नाम से, अभी बहुत कड़ियां खुलेंगी। अभी टी राजा सिंह से लेकर नीलेश नितेश राणे जो है, राणे पुत्र, इन सबको संविधान की शपथ ली, इन सबको जेल में होना चाहिए, इन सब पे मकोका लगनी चाहिए। ये खुलेआम सत्ताधारी दल के ये टुटपुजिए खुलेआम दंगा भड़का रहे हैं और ये राजकीय संरक्षण में रहेंगे। और सड़क पे जो निकलेगा उसको कहो कि हम गाड़ देंगे और उड़ा देंगे। सत्ता का मतलब आप लोगों के लिए है। पहले प्रशांत कोरटकर, एक फोटोग्राफ में दिखाता हूं, कंट्रोल रूम फोटोग्राफ लाइए, प्रशांत कोरटकर नाम है इसका। यहां पर आप देखिए जितने फोटोग्राफ हैं, सबसे ऊपर के फोटोग्राफ में देखिए, ये सूट में व्हाइट कॉलर बाहर निकला, प्रशांत कोरटकर। ये उसके बगल के फोटो में नीले जैकेट के बगल में कोट में प्रशांत कोरटकर है। उसके नीचे फोटो देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, उनके बगल में कोरटकर है। उसके बगल में देखिए सूट में गर्दन झुकाए कोरटकर है। उसके नीचे देखिए मुख्यमंत्री के साथ कोरटकर है। ये सब कोरटकर के फोटो है। अगला दिखाइए, अगला फ्रेम दिखाइए, ये फ्रेम, ये देखिए कितने शान से पुलिस के बिल्कुल भारी, मैं नाम नहीं जानता पुलिस अफसर का, लेकिन वो ये कोरटकर है, बाजुएं अपनी बिल्कुल फड़फड़ाती बाजुओं के साथ। ये देखिए दो दो पुलिस अधिकारी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये कोरटकर है जिसके बगल में खड़े हैं दो, ये कोरटकर है। ये देखिए चाय की चुस्की लेते हुए पुलिस, किसी बड़े पुलिस अफसर के दफ्तर में, ये कोरटकर है, प्रशांत कोरटकर। पूरी हो गई फोटो तो हटाइए। इस कोरटकर की पहचान शॉर्ट में बता दूं, ये कथित रूप से एक पत्रकार है। इसने माता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को गालियां दी हैं, गालियां, जो गालियां किसी भी सभ्य समाज, छोड़ दीजिए हम तो दे के बता भी देते, लेकिन ये चैनल, ये यूट्यूब नहीं अलाउ करेगा। भले लोग कहते कि आप भड़का रहे हो, ये जानना चाहिए कि असली चेहरा किसका क्या है। ये अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और ये घटना हो चुकी है करीब करीब 12 दिन की, 10 से 12 दिन की। इसने एक इतिहासकार को पहले धमकाया, फिर गरियाया, फिर इसने छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके गौरव और चेतना के नाम पर महाराष्ट्र में आग लगाई जा रही है,
उनको गालियां दी हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस का मित्र है। महाराष्ट्र सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इसके साथ फोटो खिंचवा करके मुस्कुरा करके गर्व महसूस करते हैं। ये फरार है। कोल्हापुर कोर्ट में मेरी जानकारी के मुताबिक चल रहा है मामला, लेकिन क्या कोर्ट और अदालतें करती हैं आपको पता है। सत्ता जो चाहती वही होता है। इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, पाताल से खोज निकालने वाले, औरंगजेब को उड़ा देने वाले, वो बजरंग दल वाले, वो विश्व हिंदू परिषद वाले, पहले इसी पर चर्चा होगी। ये विलेन नंबर 1, ये गुनहगार नंबर 1 महाराष्ट्र का है। पहले इस पे चर्चा एक चेहरे पाएंगे। भाऊ आशीष जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि इंद्रजीत सावंत नाम के बहुत बड़े इतिहासकार है महाराष्ट्र में। वो कहीं व्याख्यान दे रहे थे, और क्योंकि अभी छावा पिक्चर रिलीज हुई है तो संभाजी के प्रति प्रेम उमड़ आ रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये मैं मराठी होते हुए भी मैं दुर्भाग्य समझता हूं इस महाराष्ट्र का, दुर्भाग्य समझता हूं मराठी खून का, दुर्भाग्य समझता हूं इस मराठियों का कि जिनको संभाजी महाराज समझने के लिए छावा देखनी पड़ती है। ये दुर्भाग्य है। हमने छावा देखी नहीं, लेकिन हम संभाजी महाराज को जानते हैं। संभाजी के ऊपर कई किताबें लिखी गई। संभाजी महाराज की कभी बात तो करे, ये नेता कभी बात तो करे संभाजी महाराज की। आज छावा हिट हो गई तो संभाजी याद आ गए। इसके पहले कितनी बार संभाजी महाराज का जिक्र हुआ है, किस भाषण में हुआ है, कभी किसी ने किया है? इन संभाजी महाराज के ऊपर एक लेक्चर देते हुए उन्होंने संभाजी महाराज जो गद्दारी से पकड़वाए गए थे मुगल सैन्य के लिए, तो उनमें जिक्र आया था कि कुछ ब्राह्मण लोग थे। तो ये जो प्रशांत कोरड़कर है, ये नागपुर का रहने वाला तथाकथित पत्रकार तथाकथित है, और ये बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट का वसूली एजेंट था, कैश कलेक्शन एजेंट था, हफ्ता कलेक्शन वाला। इसलिए आपको फोटो दिखाई देते हैं इसके, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस दुर्जन ने और इसने जो उसको गालियां दी, पहले इंद्रजीत सावंत को बहुत भद्दी गालियां जो यहां नहीं दे सकते। उसके बाद उसको कहा कि तू ब्राह्मणों को कम लेख रहा है, तू जानता है ब्राह्मणों का राज्य है अभी महाराष्ट्र में। और देवेंद्र फडणवीस को जो मुख्यमंत्री है उनसे जोड़ रहा था, ब्राह्मणों का राज्य है तुझे दिखा दूंगा मैं। और उसने कहा कि काहे के, और फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में जो बोला हो कि ब्राह्मणों की वजह से है, इस टाइप उसका आशय ये था। खूब गालियां। उसके बाद इंद्रजीत सावंत ने वो पूरा रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल दिया। हंगामा हो गया। मराठा समाज के कुछ नेताओं ने कहा कि ऐसा कैसा कर दिया, हम करेंगे। तुरंत नागपुर में उसके घर पे पुलिस प्रोटेक्शन लगा दिया गया। ऐसे इंसान को तो बिना एफआईआर दर्ज करे उस ऑडियो के बलबूते पे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके घर पे हमला ना हो इसके लिए उसके ऊपर पुलिस गार्ड बिठाई दी, पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया उसको। उसके बाद जब एफआईआर कोल्हापुर में दर्ज हुई, जो धमकी दी उसने और इसके ऊपर, उसके बाद वो पुलिस प्रोटेक्शन से फरार हो गया, अभी तक फरार है। आज मैं वीएचपी और बजरंग दल वालों को कहते हैं, चलो औरंगजेब की कब्र खोद के तुम क्या करोगे? इतना ही कहोगे कि उस जो नीचे हड्डियां पड़ी होगी, अभी इतने साल हो गए, हड्डियां भी होगी कि नहीं पता नहीं, उसके ऊपर कूदोगे, उसको बेइज्जत करोगे, उस मिट्टी को बेइज्जत करोगे और कहोगे कि हमने हमारा बदला ले लिया। लेकिन साक्षात जो आदमी जीवित है उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने में भी असफल है। मुख्यमंत्री कहते हैं वो चिल्लर आदमी है, उसे कोई इतनी अहमियत मत देना। यदि चिल्लर है तो फिर पुलिस के पहुंच के बाहर क्यों है? चिल्लर है तो ये फोटोग्राफ क्या बताते हैं कि ये चिल्लर लोगों के साथ ये लोग फोटो खींचते हैं। सारा फोकस उससे हटाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दंगे नागपुर में हुए, नागपुर में दंगों का इतिहास नहीं है आशीष, दंगों का इतिहास नहीं है नागपुर। नागपुर में जो दंगे हुए उसके पीछे मैं आपको बताता हूं, ये वीएचपी और बजरंग दल के लोग प्रतीकात्मक कब्र, मतलब एक कपड़े में लपेटी हुई प्रतीकात्मक कब्र एक जलानी है करके, ये गणेश पेट में गए और सॉरी वहां पे इन्होंने अपनी एक प्रोसेशन निकाला महाल एरिया में, और शिवाजी पुतला जो गांधी गेट है वहां से लेके अग्रसेन चौक, गोलीबार चौक तक ये अपना प्रोसेशन में गए और इन्होंने पुतला जलाया। वो वहां तक उनको लगा पुतला जला, लेकिन वो जो होना था, जिनकी अपेक्षा थी, वो हुआ नहीं। उसके बाद वो ये जो लोग हैं सारे,
ये आगे चिटनीस पार्क तक गए, वहां दरगाह था, उस दरगाह पे से इन्होंने चद्दर वद्दर हटाई। उस चद्दर में कुछ लिखा रहता है, कुछ जो तो कुरान उनकी की आयतें होती हैं। कुरान की आयत वगैरह लिखी होगी, उसके ऊपर कूदे, उसका जलाया, क्या किया, जो भी किया। उसके बाद दरगाह के लोगों ने गणेश पेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, कोई पुलिस ने एक्शन नहीं ली। वही पुलिस एक्शन लेती तो ये दंगे ही नहीं होते। फिर रोजा खत्म हुआ, रोजा करने के बाद ये बात सब दूर फैली, कुछ युवक इधर से आए, कुछ युवक उधर से आए, फिर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस 2 घंटा चुप क्यों बैठी? सवाल ये है। दरगाह के वहां से 50 मीटर दूर पे पुलिस स्टेशन है। सवाल ये है, आप औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करते हैं, दरगाह ने क्या किया? और यदि दरगाह से आपको इतनी नफरत है तो मैं इनको इतिहास समझा दूं। संभाजी के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज थे, और शाहजी महाराज के पिताजी मालोजी महाराज थे। मालोजी महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था, आप मतलब चाइल्डलेस थे, कुछ तो भी वारिस चाहिए। इसके लिए मालोजी भोसले और उनके पत्नी ने, जो अहमदनगर के सल्तनत में, अहमदनगर की जो सल्तनत थी निजाम शाही, उसमें एक बड़े सरदार थे, उनके पास पुणे और सुपे की जागीर थी। तो वहां पे एक दरगाह है अहमदनगर में, दरगाह का नाम है शाह शरीफ दरगाह। शाह शरीफ दरगाह पे ये दोनों ने जाके मन्नत मांगी, और उसके बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, पहले शाहजी और उसके बाद दूसरे पुत्र हुए 2 साल बाद। तो जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने शाह शरीफ दरगाह के ऊपर से शाहजी रखा, और दूसरे जो उनके शाहजी के जो छोटे भाई पैदा हुए उनका नाम शरीफ जी रखा। ये परंपरा बता रहा हूं मैं, ये दरगाह खोल रहे ना, इनको परंपरा बता रहा हूं मैं, इतिहास पता नहीं इनको। उसके बाद मालोजी की मृत्यु होती है, शाहजी को जागीर मिलती है वारिस में, अपने पिता का वारिस होने के नाते, पुणे और उसकी। उसके बाद शाहजी राजे, क्योंकि दक्कन में क्या था, दक्कन में 3 बड़ी सुल्तान थे, एक थी निजाम शाही जो अहमदनगर में जिसका कैपिटल था, एक थी आदिल शाही जो बीजापुर में थी, और एक गोलकोंडा था। ये 3 मुख्य थे, और एक मुगल थे दक्षिण उत्तर में। मुगल हमेशा दक्षिण में आने के लिए इन पे हमला करते थे। तो अहमदनगर सबसे पहला सल्तनत था जो मुगलों के सामने आता था, और उसके पीछे बीजापुर तो कर्नाटक में था, तो बीजापुर के सामने अहमदनगर था, तो उनको मालूम था कि अहमदनगर निपटेगा तो हम निपटेंगे। तो कई बार मुगलों ने, शाहजहां ने जब हमला किया तो शाहजहां के खिलाफ लड़े भी है, और शाहजी महाराज। फिर शाहजी महाराज ने अपनी निजाम शाही छोड़ के अहमदनगर की मुगलों को ज्वाइन किया। फिर 1632 में फिर वापस आ गए, नगर वापस आ गए, नगर से फिर बीजापुर गए, बीजापुर से फिर नगर आ गए, फिर बीजापुर गए, ये लगातार चलता रहा। फिर मुगलों ने जब हराया अहमदनगर को, तो उनको बोला कि ये तुम्हारा शाहजी भोसले बहुत खतरनाक आदमी, इसको बिल्कुल दक्षिण में रखो, इसमें उत्तर में मारे मत दो। तो फिर वो बीजापुर चले गए। बीजापुर जाने के बाद उन्होंने बेंगलोर जीता, तो बेंगलोर जागीर मिली उनको। 20 साल बेंगलोर में रहे वो। बेंगलोर ये मराठों की जागीर थी, तंजावुर एक मराठों की जागीर थी। ये इतिहास, कभी शाहजी राजे, मालोजी राजे, छत्रपति
शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने कभी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध नहीं किया। उन्होंने युद्ध किया मुगलों के खिलाफ, उन्होंने युद्ध किया निजाम के खिलाफ, उसने युद्ध किया आदिल शाही के खिलाफ। गोलकोंडा महाराज से तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल्कुल भाई जैसे संबंध रखते थे। ये इतिहास है। वो भी मुसलमान, सवाल वो हिंदू मुसलमान थे ही नहीं। अरे एक समय ऐसा आया आशीष जी, ताज्जुब होगा आपको, कि अहमदनगर के गद्दी पे निजाम शाही में मुगलों ने निजाम शाह को उठा लिया, तो संभाजी महाराज आ गया है। उन्हें निजाम शाही को कहा कुछ नहीं, नया निजाम बिठाएंगे, और उस निजाम शाह के बेटे मुर्तजा को 10 साल का था, उसको अपने गोद में बिठाकर सिंहासन पे खुद शाहजी बैठ गए और राज्य किया, खुद को चीफ मिनिस्टर घोषित किया। तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता ऐसे हो सकते हैं कि जो मुसलमानों के बेटे को गोद में रख के सरकार उनके नाम से राज्य चलाए? क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान था ही नहीं। जब राजा जयसिंह ने हमला बोल दिया मुगलों की तरफ से, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार तह करके बहुत सारे गढ़ किले दे दिए और खुद आगरा के दरबार में जाने के लिए एग्री हुए, तो शिवाजी की तरफ से लड़ने वाले मुसलमान थे और मुगलों की तरफ से लड़ने वाले हिंदू थे। जसवंत सिंह कैद करके धोखे से ले गया था, ले गए थे। आप मुझे एक बात बताइए आशीष जी, कि ये हिंदू मुसलमान कहां से हो गया? मुगलों की तरफ से हिंदू लड़ रहे हैं और छत्रपति के शिवाजी महाराज की तरफ से मुसलमान लड़ रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान कहां से हुआ? जिन मुसलमानों ने अपना खून बहाया छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, आज उनकी औलादें कहां से गंदी हो गई? आज उन मुसलमानों अगर मुझसे कहिए तो मैं तो फिर वही कड़वी बात कि आज तो जिन मुसलमानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपना खून दिया, आज उन्हीं मुसलमानों के खून के प्यासे बन के बैठ रहे हो महाराष्ट्र में। क्योंकि इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं। इन्हें वर्तमान राजनीति की रोटी सेकना है दंगों के आग पे। अब आप बताते ना, अब नागपुर में क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हुआ, यही हो रहा है ना सब दूर। अब मैं आपको एक जगह बताता हूं, भालदारपुरा एक जगह है नागपुर, जहां सिर्फ एक हिंदू का घर है, ठौकर, तंबाकू की व्यापारी है ठौकर, अकेला घर है, सब दूर मुसलमान है। उसके घर की ईंट पे खरोच नहीं आई और ठौकर साहब आराम से घूम रहे हैं। मुसलमानों की घिरी हुई बस्ती में एक हिंदू मुझ पे ताव लगा के घूमता है, क्योंकि उसको पता है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं। ये राजनीतिक किया हुआ है। और आश्चर्य यह है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये महाविकास आघाड़ी ने किया, इंडिया गठबंधन ने दंगा करवाया। मैं उसी पर सवाल, यदि इंडिया गठबंधन दंगे करवाने की औकात नागपुर में रखता है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मैं भाव उससे भी अलग, जिनकी औकात 42 सीटों की नहीं रही लोग विधानसभा में 228 के, जिस नागपुर से गृह मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं है, जिस नागपुर से नितिन गडकरी जैसे ताकतवर नेता बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि मैं जात पात को और धर्म को नहीं मानता 2 दिन पहले, जिनको मुस्लिम समुदाय ने दिल खोल के वोट दिया है, आज सवाल तो वो भी उठता है ना, नहीं इसीलिए क्या आप इतने कमजोर हो गए सब लोग? नहीं भाव, एक बड़ा सीधा सवाल ये महाविकास इंडिया गठबंधन के लोग दंगा करवा रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं उससे अलग, ये तो कहने की बात, ये थेथराई की बात ही नहीं, ये तो थेथराई है। ये पुलिस किसके पास है, इंटेलिजेंस किसके पास है? 2-3 सवाल सीधा, मैं इसे क्यों राज्य प्रायोजित दंगा ना मानूं, मेरा यही सवाल है। राज्य प्रायोजित दंगा, स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट, राइट्स स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट, वजह बताते हैं। दोपहर 2 बजे के आसपास शिकायत हुई दरगाह पर जाकर के,
ये तब तक इनका तब तक नंगा नाच चला, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों को नंगा नाच, जब तक कि रिएक्शन ना हो। तो दरगाह पे जाके रिएक्शन हुआ, आप नहीं बताया, इस चौराहे से इस चौराहे, इस चौराहे से इस चौराहे चलते रहे, पुलिस नहीं रोका, नहीं रोका। आप जाइए ना, आप पत्रकार के रूप में हम आप तय करते हैं किसी का पुतला जलाने का, आप तय कर लीजिए, एक चौराहा, पहले चौराहे पे ही हम लोग अगर न रोक लिए जाए। लेकिन ये स्टेट प्रायोजित गुन्स थे, ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले, ये चौराहे दल चौराहे घूमे, पुलिस नहीं रोकी। आखिरकार इन्होंने बवाल किया, पुलिस नहीं रोकी। एफआईआर कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने के बाद 2-3 बस सवाल है, अगर ये कंप्लेन मुसलमान ऐसा किए होते और हिंदू समूह पर ऐसा कंप्लेन होता कि मुसलमानों ने हिंदुओं के धार्मिक पुस्तक को या किसी चीज को जलाया, ऐसा बुलडोजर जो है, डायनामाइट, जो होता सब इस्तेमाल में आ गया होता। एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई। पहला, क्यों नहीं हुई? दूसरा, जब आप का एक भागा हुआ, जिसको आपने बताया कि वो कहे कि चिरकुट है, चिरकुट टाइप का क्या वर्ड था कि जो है वो कोरटकर, वो चिरकुट, वो मैं अगर वैसे ही कोई मुस्लिम चिरकुट होता, मैं ये भी कह दूं, वो चिरकुट क्या वर्ड था आपने बताया था कि जो बोला फडणवीस ने उसके लिए कि टुटपुजिया चिल्लर, टाइप का, चिल्लर, चिल्लर, चिल्लर। चिल्लर। अगर वैसा ही कोई मुस्लिम चिल्लर होता, तो उस मुस्लिम चिल्लर का क्या हुआ होता? बड़ा सीधा सपाट सवाल है। मुस्लिम चिल्लर का क्या हुआ होता? नहीं नहीं, मुस्लिम चिल्लर पर मकोका लगता, मकोका, मकोका यूएपीए लगता, लगता। यूएपीए लगता, उसका आईएसआई के साथ रिश्ता बताया जाता है, पाकिस्तान से फंडिंग बताया जाता, हो ना हो। अब मैं दूसरा एक और 2-3 नाम लेता हूं मैं। प्रशांत पुरोहित, इनने तो लोकसभा के पटल पे बोल दिया। सुनवा देते हैं, सुनवा कि देते हैं। एक सुनवा दीजिए, वो सुनवा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के लोग गौर से सुने, गौर से सुनाओ भैया। प्रशांत पुरोहित, सांसद, जो संसद वाले बाइट है, संसद की गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। सुन लीजिए बाबू, आप ही बोलिए, मैं क्या उसके बाद मतलब क्या है, ये प्रशांत पुरोहित एक कुपड़ आदमी है, इसको इतिहास पता नहीं। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा भटक रही थी। जब तक मोदी जी का जन्म नहीं हुआ तब तक वो, मतलब मोदी जी का जन्म होने तक वो आत्मा भटक रही थी और फिर इनकी आत्मा होके आई। ये इतनी वाहियात बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी की अपनी जगह हो सकती है आशीष, छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी जगह हो सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम वंदनीय मानते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को विष्णु का अवतार नहीं मानते। हम ये नहीं बोलते कि राम के बाद अब कलयुग में छत्रपति शिवाजी हुए ना। हम महाराणा प्रताप को उतने ही पूजते जितने छत्रपति शिवाजी महाराज, उतना ही भगत सिंह को पूजा जाता है, लेकिन ये भगवान के अवतार नहीं। इन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार ही कर दिया। तो क्या अगली बार क्या प्रधानमंत्री घोड़े पे चलेंगे और गढ़ किलों पे रहेंगे? मतलब हास्यास्पद है। इसके बाद जब विरोध हुआ तो फिर जो हमारे आईटी मिनिस्टर है उनने कहा कि भाई ये यदि सब लोग आहत हो रहे तो इसको निकाल दीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए था कि ऐसी फालतू की बातें न करा करें। और उनका एक कद है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आसपास तो वर्तमान के जो नेता है उनके अंगूठे के पास भी खड़े नहीं हो सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ शौर्य के लिए नहीं जाने जाते, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते थे कि वो गोरिल्ला वॉरफेयर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए नहीं जाने जाते थे कि उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जाने जाते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन। कई बाहर की यूनिवर्सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर 100 मार्क का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। बाहर वाले लोग जानते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। क्या आप अब मनरेगा निकालते हैं? अरे वो संकल्पना उन लोगों की, क्या कोई उस समय जब राजा महाराज सिर्फ लूटते थे
तब लगान माफ कीजिएगा, अकाल हो गया। अपने देशमुखों को आदेश जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का कि देखिए अकाल हो गया है, किसानों को बीज सरकारी खजाने से मुहैया करवा दीजिए। यदि उसके बैल नहीं है उसके पास तो उसको बैल खरीदने के लिए पैसा दे दीजिए, बैल खरीदवा के दे दीजिए, क्योंकि किसान जिंदा है तो होना चाहिए। पूना के पास डैम बनवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना देखिए उस समय, जब नेवी के लिए, जब नेवी उनकी बनना शुरू हो गई थी और नेवी उफान पे थी, मराठों ने नेवी में भी अपना एक इतिहास बना दिया। तब उन्होंने अपने नेवी चीफ को पत्र लिखा कि नेवी के लिए, अपनी जल सेना के लिए आपको जहाजों की जरूरत होती है और जहाजों के लिए लकड़ी की। लेकिन लकड़ियां लेते समय इतना ख्याल रखिएगा, जो सूखे पेड़ है जंगल से उसी को ले लीजिए, हरे भरे पेड़ मत काटिए, क्योंकि आपको पता नहीं ये पेड़ कितने पूर्व अपने पूर्वजों ने लगाए होंगे। और संत तुकाराम को उन्होंने उदाहरण दिया कि वृक्ष वल्ली आमा सोय रे वनचरे। ये वृक्ष और वल्ली जो है, मैंने ये जो बेल फूल पत्ते जो है, पेड़ पौधे जो है, ये हमारे सगे संबंधी है। वनचरे पाखरे, ये जो उड़ते हुए पंछी, उस वन में विहार करने वाले तमाम जानवर, ये हमारे सगे सोयरे, मतलब हमारे सगे संबंधी है भाई। और ये पत्र आज भी आर्काइव्स में है, कई जगह उसको फ्रेम करके लोग उसका वो बताते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? मुसलमान, मेरे फौज में मुसलमान है, उनके लिए मस्जिद कहाँ है? ये सवाल पूछने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए मैं कहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की लड़ाई मुगलों से हो सकती है। मुगलों को बचाने के लिए पानीपत की बात करते नहीं है। अभी पानीपत में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम बहुत बड़ा स्मारक बनाने जा रहे हैं। पानीपत में लड़ाई किसकी हुई थी? मराठों की, अब्दाली की। मराठे गए क्यों थे अब्दाली से लड़ने? मुगलों को बचाने। हाँ, मुगलों को बचाने के लिए नर्मदा क्रॉस करके, नहीं तो अब्दाली आता, दिल्ली लूटता और चला जाता। उसकी औकात भी नहीं थी कि अब्दाली नर्मदा क्रॉस करके महाराष्ट्र में आए, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद पूरे विश्व में यह दहशत थी कि सबको निपटाओ, मराठी नहीं निपटते। औरंगजेब 27 साल लड़के बुढ़ापे में मर गया, लेकिन मराठों को कब्जा नहीं कर पाया। तो मराठों से दूर कितने लोगों को इतिहास मालूम है? जब अब्दाली दिल्ली छोड़ के वापस अफगान गया तो जाने के पहले दिल्ली किसको सौंप के गया? फिर दिल्ली मराठों के हाथ दे के गया। और जब नजीब, जिसने बुलाया, जब उसने कहा कि आपने, मैंने तो इसलिए बुलाया था कि आप मुझे दिल्ली देंगे, उन्हें कहा कि तुम्हारी औकात नहीं दिल्ली संभालने की। अरे जो सैकड़ों कोस दूर से दिल्ली बचाने के लिए आ सकते हैं और मुझसे लड़ते हैं, वही मराठे दिल्ली संभाल सकते हैं। तो इन मराठों ने तो अपनी पूरी पूरी सबसे बड़ा डिफीट मराठों का मराठी इतिहास में पानीपत का है। शायद महाराष्ट्र में कोई घर बचा होगा जहां मौत नहीं हुई, शायद। और ये नहीं पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर कोंकण तक जो महाराष्ट्र था, हर घर में मौत हुई है। विदर्भ से इतिहास में दर्द है कि विदर्भ से, वाशिम एरिया से गोविंद पंत वानखड़े पूरे विदर्भियन को लेके गए थे और पूरा सब खट गए। इतना बड़ा डिफीट किसके लिए? अपने लिए नहीं, मुगलों को बचाने के लिए गए थे। ये इतिहास है भाई। तो कौन सा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप? 1857 का गदर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसको सेनापति बनाया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को, हाँ। और उनको बनाने वाले कौन थे? पेशवे, जो बिदर में थे। उन्हें कहा नहीं, मुगल बादशाह हमारे सेनापति होंगे। हाँ,
तो ये सारा इतिहास आपके लिए गौण है। आपको हिंदू मुसलमान करना है क्योंकि वर्तमान सत्ता में बैठने के लोगों के लिए ये चाहिए। नरेंद्र मोदी अभी नागपुर जा रहे हैं, मोदी जाने के पहले आपको बताना है, उनको बताना है कि हम कैसा हिंदू मुसलमान करवा सकते हैं, ये बताना है। एक और बात बता दूं, आप ये सब करोगे, लेकिन आशीष, दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र में आज सरकार कर्जे के नीचे डूबी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कर्जा माफ करूंगा, इस बार कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा है किसानों का। 21 रुपए महिलाओं को मिलने वाले थे, 1500 की जगह उसका कोई जिक्र नहीं। आप बता देंगे, बोले कब देंगे? तो आज अभी 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूं, ये मैं कोई 15 दिन पुरानी बात नहीं है, ये 11 बजे का सौदा है। 11 बजे एक किसान ने अपना चना 5100 रुपए क्विंटल बेचा, जबकि एमएसपी 7000 रुपए है। एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। किसान 2024-2025 में जनवरी 2024 से लेके जनवरी 31 जनवरी 2024 तक एक साल में अकेले विदर्भ में जहां दंगे हुए हैं, नागपुर विदर्भ की कैपिटल है, वहां 1000 से ज्यादा किसानों ने, ये रोज 3 किसान, 2 अभी हुई है और उनके बारे में मैं बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। धनंजय नागरगोज, ये संविधा पे शिक्षक लगा हुआ था, 18 साल से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। आखिर उसने अपने छोटे बच्चे से माफी मांगते हुए एक पत्र लिखा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर। पुरस्कार प्राप्त किसान कैलाश नागरे, पानी नहीं मिला खेत को, फसल सूख गई, जीवन लीला समाप्त कर दी। आप किसानों को पानी नहीं दे पाते, एमएसपी नहीं दे पाते, आप लोगों को नौकरी नहीं दे पाते, आपके जैसे नकारा लोग नहीं है सत्ता में, और ये सारे आपके कुकर्म ढकने के लिए आपको औरंगजेब की कब्र दिखती है। एग्जैक्टली। इसके लिए आप विधानसभा में कहते कि औरंगजेब को तो हमको भी खत्म करना था। तो 5 साल पहले आप मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस, किसने रोका था? तब भी तो डबल इंजन की सरकार थी। उसके पहले शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, तब भी तो 5 साल सरकार में रहे आप। नारायण राणे, ये जो बता रहे अभी, इनके पिता मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, क्यों नहीं कब्र उखाड़ी? अरे इनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि 200 साल तक, 1-2 नहीं, 200 साल तक पौधों और पेड़ों से ढकी हुई पड़ी हुई थी, दुर्लक्षित। ये तो ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने वहां साफ सफाई करके पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पे पूजा अर्चना की। ये है मराठे, ये है, ये जो दरगाह से चादर खींचने वाले लोग हैं ना, ये है। कहां गया था बजरंग दल? कहां गया था विष्णु तब विश्व हिंदू परिषद? कहां गए थे सावरकर? आज उदयराजे भोसले कहते कि हाँ कब्र तोड़नी चाहिए। क्यों भाई? भाजपा में है इसलिए। मैं नहीं, मैं उनको पूछता हूं एक सवाल, उन्हीं के खानदान से पूछता हूं। आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और सातार की गादी तो संभाजी के पुत्र की है, संभाजी महाराज के। तो आपके संभाजी महाराज के बाद, जाने के बाद, क्या मराठों ने राज्य नहीं किया? संभाजी महाराज के जाने के बाद जब मराठों का राज्य, तो एक मायने में पूरा भारत भगवा हो गया था।
अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक। पहले बाजीराव पेशवा ने अटक से कटक सब घेर लिया था, तब आपने औरंगजेब की कब्र क्यों नहीं खुदवाई? शायद तब आपको पता ही नहीं था कि संभाजी की हत्या किसने की। यह आपका अज्ञान था। अब जाके आपको याद आया। इसके पहले भी तो आप सांसद थे, तब क्यों नहीं बोला? तब तो आप सरकार में थे। मुझे दया आती है इनके ऊपर कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे थोर, मतलब हम उनका नाम ले पाते, यही हमारी पुण्याई है। द मैन हु नेवर लॉस्ट अ वॉर, सिंगल वॉर। और ऐसा सेनानी जो ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब हमला होता था, जब युद्ध शुरू होता था, तो सबसे पहले आगे घोड़ा संभाजी जी का होता था, छत्रपति का। और पीछे सेनापति जी जान करके लगे रहते थे कि मेरा राजा सामने है, कहीं उसको कुछ नहीं हो जाए। पीछे घोड़े पर, हाथी पर बैठ के आदेश नहीं दिए संभाजी। वो छत्रपति संभाजी। उनकी हत्या हुई है समझने के लिए तुमको इतना साल लगते हैं। संभाजी समझने के लिए तुमको आज 6वां पिक्चर देखना पड़ता है। और जिनको संभाजी महाराज समझने के लिए 6वां देखना पड़ रहा हो, मुझे उनके परिवार पे उंगली उठाने की इच्छा होती है। क्या परिवार ने थोड़े भी संस्कार नहीं दिए? इंतजार कर जिस रहे थे स्कूल में पढ़े समूची वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको कई जगह नहीं बताई? ये सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी आएंगे, शाह आएंगे, फडणवीस आएंगे, तब संभाजी महाराज के बारे में बताएंगे। अरे भाई साहब, तब भी तो आए थे। मैं आशीष जी यही तो कह रहा हूं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तब भी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब भी गृह मंत्री थे अमित शाह जी। नहीं, तब नर्सरी में एडमिशन हुआ। तब किसने कहा था इनको? तब नर्सरी में एडमिशन हुआ था। अब पीएचडी कर लिए हैं, अब इतिहास में पीएचडी कर लिए हैं। दरअसल इसीलिए जब संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके ये दंगे करेंगे, हिंदू मुसलमान दंगे करेंगे, तब तक मेरे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजाऊ माता, शाहजी भोसले, ये तमाम लोग अपमानित होंगे। और रोज अपमान कर रहे हैं उनका। ये रोज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं अपमान। और कुल मिला करके आखिर में फिर वही बात कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स नहीं है तो क्या है? आप ही बताइए। इतनी ये जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, जो कहते हैं ना प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जो वहां के हालात आ रहे हैं, कार्रवाई न होना, एक पक्षीय कार्रवाई होना, गाली देने वाला आजाद घूमना, उसको चिल्लर बता देना। चिल्लर के साथ अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार घूम रहा है तो मुख्यमंत्री क्या होगा, जरा अपने बारे में ही बता दे। तो ऐसे हालात में जब राज्य ही, मतलब राज्य यानी स्टेट, स्टेट यानी स्टेट की सत्ता, अगर सत्ता ही अपने राज्य को फूंकने पर आमादा हो तो फिर उसे कौन बचाएगा? जब बागवान, मतलब जो है माली जो होता है, वही बगीचे को उजाड़ने पर आमादा हो जाए, तो अब माली ही बगीचा को जो है उजाड़ने पर आमादा है, क्योंकि बगीचे को उजाड़ने में उसका लाभ है। ये अपने लाभ के लिए राजनीति इस हद तक गिर चुकी है। इन सबको नीतीश राणे, एक टी राजा सिंह है, वहां से चला आता है, तेलंगाना हैदराबाद से। अभी मैंने सुना 2 दिन पहले, वो क्या गालियां दे दे करके। आप बताइए इस देश में कैसे आजादी मिली है? ये कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, कैसा गृह मंत्री अमित शाह है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी है, और कैसा संघ और संघ का इकोसिस्टम और संघ चालक है। वो गाली देता है, गालियां अपने अपने झुंड को इकट्ठा करके, भीड़ को, उसमें खड़ा होकर के गालियां देता है इस देश के एक धर्म विशेष को, गालियां देता है। महाराष्ट्र में आकर के गालियां दी। नारायण राणे का बेटा गालियां देता है, सत्ताधारी दल में बैठ करके गालियां देता है। उसने कहा कि सरकार अपना काम करेगी बचाने का, आप अपना काम करो, हो जाएगा। क्या था? कौन उकसा रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन आग लगा रहा है? लेकिन नहीं,
कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते रहिए, मजा लीजिए। वक्त और हालात ऐसे हैं, मजा लीजिए। आपको ही मजा आ रहा होगा, अब्दुल टाइट हो रहा है। अब्दुल टाइट नहीं हो रहा है, आपका भविष्य टाइट हो रहा है, खत्म हो जाएगा भविष्य। और ऐसे ही जब पढ़ेंगे इतिहास इन लोगों का बनाया हुआ, तो आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव सम्मान के नाम पे आपको लड़ाया जा रहा है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास भी मिटा देंगे, ये दावे से मैं कह रहा हूं, मिटा देंगे इतिहास, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का, इन्हें नहीं पता है। इजाजत दीजिए, अपना भविष्य आप लोग खुद देखिए और खुद संभालिए। हमें अपना भविष्य पता है, हम उसको सोच समझ करके तब आप तक लाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई और बताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद भाऊ, मामला ये बहुत गंभीर है, देश बच जाए उसी में हम सबकी भलाई। सलामती। नमस्कार।